हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है रेड ट्रैप। और आज हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज मैं आपको इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उस पार्ट को देखिएगा। उस पार्ट का लिंक आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं सेकंड पार्ट में क्या कुछ बताया गया है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो जो हमारा पैडलर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, पैडलर जो था, वो स्क्रॉफ्टर के घर से 30 करोड़ चुरा कर वहाँ से उसकी झोपड़ी से वहाँ 30 करोड़ जो है वो चुरा कर वहाँ से भाग आता है। फिर बाद में वो आगे क्या होता है वो देखते हैं। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब जो वहाँ से पैसे लेकर निकला था तो वो काफ़ी खुश था अपने चातुर्य पर, अपनी चतुराई पर, क्योंकि उसने जिस चतुराई से वो पैसे चुराए थे तो उसके लिए वो काफ़ी खुश था। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. और उसने महसूस किया कि अब उसे यानी सार्वजनिक रास्ते से नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स। यानी उसने ऐसा सोचा कि मुझे अब सार्वजनिक रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मुझे जंगल का रास्ता अपनाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोस्ट हिम नो डिफिकल्टी। स्टार्टिंग में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, शुरू में जब वहाँ से रवाना हुआ तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और इसके लिए उसकी जो है परेशानियां बढ़ती गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, क्योंकि अब वो एक ऐसे कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में, एक ऐसे यानी भ्रम पैदा करने वाले जंगल के अंदर वो प्रवेश कर चुका था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एक बहुत बड़े जंगल में वो प्रवेश कर चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसने ये तय किया, उसने कोशिश की कि वो एक निश्चित दिशा में चलेगा। बट द पास ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो वो रास्ते थे वो टेढ़े मेढ़े थे, आगे पीछे इस तरीके से, अजीब तरीके से वो रास्ते जो थे उसके अंदर घूम रहे थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वो चलता रहा लेकिन उस जंगल का एंड नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और आखिरकार उसने महसूस किया कि वो जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा है, यानी एक तरीके से वो रेड ट्रैप का शिकार हो गया है। यानी ये बात वो अब समझने लगा था। आगे क्या होता है देखते हैं। At once he recalled his thoughts about the word and the red trap. और अचानक उसे याद आता है उसके वो विचार जिनके बारे में वो सोच रहा था, कि जिस तरीके से वो कह रहा था कि रेड ट्रैप जो होती है एक तरह से चूहेदानी जो होती है वो चूहों को फंसाने के लिए होती है, उसी तरीके से ये दुनिया भी एक चूहेदानी के समान है। तो ये जो विचार वो पहले वो सोच रहा था वो ये विचार उसे वापस याद आते हैं। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, और वह महसूस करता है कि अब उसकी बारी आ गई है, यानी उसने अपने आप को इस चूहेदानी में, यानी इस दुनिया रूपी, संसार रूपी चूहेदानी में फंसा लिया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय इट बैट, ये डेट नहीं है, बैट है, बैट मतलब वही ललचा देने वाला चारा। एंड हैड बीन कॉट, यानी उसने अपने आप को चारे का, यानी वो अपने आप को यानी उस चारे का शिकार बना बैठा है, यानी उस चारे के लालच में वो आ गया है और उसने अपने आप को फंसा लिया है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन ओपन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape। यानी अब पूरे जंगल के अंदर अलग अलग शाखाएं, पेड़ों के तने, पेड़ों के झुरमुट और बड़े बड़े जो लट्ठे जो थे उनसे वो अपने आप को घिरा हुआ पाता है, ऐसा घेराव पाता है जिसे वो भेद नहीं सकता अब, और अब अपने आप को बचा नहीं सकता। तो इस तरीके से एक अजीब सी उलझन में वो वहाँ पर फंस जाता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब दिसंबर खत्म होने को था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा चारों तरफ जंगल में छा रहा था, पहले ही छा गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और खतरा भी बढ़ गया था और साथ ही साथ उस पैडलर की निराशा और उसकी जो एक तरह से काफ़ी वो उदास भी हो गया था और उसकी निराशा जो है वो भी बढ़ गई थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और आखिरकार उसने आखिरकार वो हिम्मत हार जाता है और वो ग्राउंड पर लेट जाता है और बस वैसा मान लेता है कि शायद अब उसकी मृत्यु जो है वो एकदम नज़दीक है, वो मरने को है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हो कि उसका जो अंत है वो अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो अपना सर ग्राउंड पर रखता है, he heard a sound, a hard, a regular thumping, तो अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक ठोकने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वाज, यानी निसंदेह इसमें किसी चीज़ का भी कोई संदेह नहीं था कि वो आवाज़ किसकी थी, यानी उस आवाज़ को आसानी से पहचाना जा सकता था। आगे क्या होता है देखते हैं।
ही रेज हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, यानी वो हथौड़े की धमाके की आवाज़ थी जो कि एक लोहे के कारखाने से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, निश्चित रूप से पास में कोई लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को बटोरा। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ चला। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, यानी आवाज़ की दिशा में वो लड़खड़ाता हुआ चला। अब आगे क्या होता है? द रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। अब रैम्सो कारखाना जो था, लोहे का कारखाना जो था, वो इन दिनों जो बंद पड़ा था, थोड़े समय पहले अ लार्ज प्लांट, वो एक बड़ा कारखाना था, विद स्मेल्टर, धातु पिघलाने का स्थान, रोलिंग मिल, जहाँ पर रोलिंग मिल थी, एंड फोर्स, और ढलाई जो कारखाना था। तो ये चीज़ें वहाँ, ये चीज़ें वहाँ पर थी। यानी पहले वो थोड़ा, अब फिलहाल वो बंद था, लेकिन थोड़े समय पहले वो एक बहुत बड़ा कारखाना था जहाँ पर धातु पिघलाने के लिए और रोलिंग मिल और फोर्स यानी ढलाई खाना जो है वो वहाँ पर मौजूद था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनल। अब गर्मी के दिनों में वहाँ पर बड़ी बड़ी जो मालवाहक नौकाएं जो हैं और चपटे पहनने वाली जो नाव हैं वो उस नहर में तैरती थी, नहर में चलती थी। विज लेड टू अ लार्ज इनलेट लेक, जो झीलों में, जो लंबी झील की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स, यानी गर्मियों के दिनों में तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मालवाहक जो नौकाएं हैं वो उस नहर के अंदर चलती थी और एक बड़ी झील की तरफ जाती थी। और सर्दियों के दिनों में वहाँ पर जो, ये जैसा कि इसमें बताया गया है, सर्दी के दिनों में क्या होता था, जो पास में जो सड़क थी, वो सड़क, जो मिल के पास में जो सड़क थी, वहाँ पर जो कारखाने की जो काली धूल होती है वो छन छन कर वहाँ पर गिर जाती थी, तो वो रोड जो हो जाती थी वो काली हो जाती थी, ऐसा इसके अंदर बताया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, यानी क्रिसमस से जस्ट पहली बड़ी रात को, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आइलैंड, यानी जो मुख्य लोहार था और उसका जो हेल्पर था वो उस ढलाई खाने में बैठे थे भट्टी के पास में और इंतजार कर रहे थे कच्चे लोहे का। किस लिए इंतजार कर रहे थे? विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में डाला गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, उसे निहाई पर रखे जाने के लिए उसे जो है आग में गर्म किया जा रहा था। अब एनविल मतलब होती है, आप ऐसे कह सकते हैं, लोहे का एक टुकड़ा होता है जिस पर लोहे को गर्म करके पीटा जाता है और एक नया आकार दिया जाता है, तो उसे एनविल कहते हैं। तो एनविल पर उस लोहे को पीटने के लिए तैयार किया जा रहा था, इसके लिए उसे गर्म किया जा रहा था। तो वो कच्चा लोहा था, उस कच्चे लोहे का वो दोनों लोग जो है, जो मेन लोहार है, जो उसका हेल्पर है, वो उसका वेट कर रहे थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप to steer the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब हर बार उनमें से कोई एक जाता, खड़ा होता और उस पिघलते ही लोहे को हिलाता, वो एक बड़ी आयरन की छड़ से, लोहे की छड़ से, और फिर थोड़ी पल में वो वापस लौट आता। और जब वो लौटता तो उसका शरीर पूरा पसीने से तरबतर हुआ होता। और जैसा कि ये रिवाज था कि ये जो काम करते हैं, वो काम करने वाले लोग एक लंबी सी शर्ट पहनते हैं और लकड़ी के जूते पहनते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पहनते। तो ये वहाँ का सिस्टम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और बार बार सारे समय कुछ ना कुछ बहुत सारी आवाज़ें जो है उस ढलाई खाने में सुनाई दे रही थी। द बिग बेलोज ग्राउंड, यानी बड़ी बड़ी जो बेलोज, धोंकनी की आवाज़ होती है, जिसमें जब फूंक मारी जाती है तो वो आवाज़ आती है, एक तरह से कराहने की आवाज़ आती है, तो बार बार धोंकनी कराहने की आवाज़ आ रही थी। एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ लोहा था वो क्रैक्ट कर रहा था, एक चटकने की उसकी आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इन टू द मोव ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जो लड़का था जो काम कर रहा था वो चारकोल जो है उसके अंदर झोंक रहा था, भट्टी के पेट के अंदर वो चारकोल झोंक रहा था, और खड़खड़ाहट के जो इसके, जब वो जो चारकोल है, कोयला जो है वो उसके अंदर झोंक रहा था, तो ज़बरदस्त खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ एक झरना बह रहा था, वो रोड मतलब दहाड़ना होता है वैसे तो, लेकिन वाटरफॉल की जो आवाज़ आ रही थी झरने बहने की, तो उस आवाज़ को कहा गया कि वाटरफॉल जो है वो रोर कर रहा था, एक तरह से दहाड़ रहा था। एंड द शार्प नॉर्थ वाइंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और एक तेज़ हवा के साथ जो है बारिश हो रही थी, और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिक, ईंटों की टाइल का जो छत होती है उस पर जब बारिश पड़ती है तो जो आवाज़ आती है, तो उस तरीके से बारिश जो है उस पर कोड़े बरसाती हुई प्रतीत हो रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace.
तो बस ये बाहर का सीनियर था, ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही थी, बारिश की आवाज़ आ रही थी, झरना बह रहा था, झरने की आवाज़ आ रही थी। तो उसी दौरान जो है वो पैडलर जो था वो उस इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द मैन हैड ओपन। यानी वो जो पैडलर था वो उस कल कारखाने जो कारखाना था, आयरन मिल था, उसका गेट खोलता है और अंदर प्रवेश कर जाता है ढलाई खाने की तरफ, और एकदम भट्टी के पास में जाकर वो खड़ा हो जाता है। तो ये जब वो अंदर जाता है तो जो लोहार जो था वहाँ पर जो काम कर रहा था वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि काफ़ी आवाज़ें हो रही थी। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the shooty pans and to come in to warm themselves in front of the fire। तो निश्चित रूप से यानी उसने अनुमान लगा लिया था कि ये जो है घुमक्कड़ जो लोग होते हैं इन्हें कोई शरण तो मिलती नहीं, कहीं पे आश्रय लेने की जगह नहीं मिलती, इसलिए जो ये रोशनी की चमक देखते हैं जब भी, तो उसकी तरफ ये आकर्षित होते हैं, अपने आप को आग की रोशनी में, अपने आप को आग के पास लाने के लिए, अपने आप को गर्माहट देने के लिए ये उस तरफ आकर्षित होते हैं। तो यकीनन इसीलिए ये जो है आदमी अंदर आया होगा, ऐसा उसने सोचा था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली इन द इंट्रूडर। अब जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार, जो जितने भी वो लोहार उसके अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने एक लापरवाही तरीके से उसकी तरफ देखा, उस घुसपैठिया, यानी एक तरह से वो घुसपैठिया हुआ क्योंकि उसने उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में, उनके कल कारखाने में घुस आया था, तो ज़्यादा उन्होंने उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया, बस एकदम लापरवाही तरीके से उसकी तरफ देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स ऑन हिज चेस्ट। उसने देखा उसने देखा कि ऐसे मतलब जो लोग होते हैं, वेगाबाउंड्स जो लोग होते हैं, घुमक्कड़ लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, फटे पुराने उनके कपड़े होते हैं, और उसने भी उस आदमी ने भी अपने गले में क्या था, रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियों का बंच, एक तरह से रेड चूहेदानियों का गुच्छा जो है उसकी छाती तक वो लटका हुआ था। तो इस तरह का सीनेरियो, इस तरह का जो रूप है उसे एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। तो वो जो वेगाबाउंड था, जो हमारा पैडलर है, इस तरीके से लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, गंदा सा वो हो रहा था, फटे पुराने उसके कपड़े थे, चूहेदानियाँ उसकी छाती तक लटकी हुई थी। तो वो जब अंदर प्रवेश करता है तो वो जो ब्लैक स्मिथ थे, जो लोहार थे, उसकी तरफ लापरवाही से देखते हैं और उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। अब उनसे वो परमिशन मांगता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। तो जो मेन जो लोहार था वो अपनी गर्दन हिलाता है, एक तरह से घमंड भरी सहमति देता है, यानी कोई भी उसे महत्व नहीं देता, एकदम घमंडी भरे अंदाज में उसको सहमति देता है, और ना ही कुछ बोलता है, बिना बोले एक तरह से घमंडी भरे अंदाज में उसको कहता है ठीक है तुम यहाँ पर रह लो, यानी कोई ज़्यादा महत्व उस इंसान को, उस पैडलर को नहीं देता है। आगे देखते हैं। तो हमारा जो पैडलर था, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, तो वो भी कुछ नहीं कहता है आइदर। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वो भी वहाँ पर सिर्फ अपने आप को गर्म करने के लिए आया था, क्योंकि बाहर ठंड थी, दिसंबर का महीना खत्म होने का, तो काफ़ी खत्म होने को था, बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए वो काफ़ी ठंड थी। तो उसका मेन जो पर्पस था वो यहाँ अपने आप को सिर्फ गर्माहट देना था, और सोना चाहता था, इसलिए वो अंदर आया था। तो उसने भी कोई बात करना नहीं चाहता था। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. अब ये हुआ क्या कि उन दिनों जो रेम्स जो आयरन मिल थी, वो जो रेम्स जो कारखाना था लोहे का, उसका जो मालिक था वो एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति था, जिसकी मेन जो टारगेट था, जिसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो बेहतर से बेहतर लोहा मार्केट के अंदर प्रोवाइड करवा सके। तो ये उसका प्रमुख लक्ष्य था जीवन का, उसकी एम्बिशन थी। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो वो दिन रात संभाला करता था अपनी आयरन मिल को, और वो देखता था कि संभवतः जितना ज़्यादा हो सके उतना काम बेहतर तरीके से हो सके, और उसी पल वो उस इंसान का भी आना हो जाता है, यानी जो कंपनी, जो उस आयरन मिल का मालिक था, वो उस वक्त वहाँ पर अपने रात्रिकालीन जो दौरे के लिए वहाँ पर आता है उस कारखाने में। अब जब वो आता है और उसे देखता है पैडलर को, तो फिर क्या होता है वो देखते हैं। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब सबसे पहले वो देखता है कि जो लंबा चौड़ा फटेहाल व्यक्ति जो था, जो अब who had eased his way so close to the furnace, यानी वो एकदम भट्टी के पास में आसानी से बैठा था, आराम से बैठा था, that steam rose from his wet rags, और उसके फटे पुराने जो चिथड़ों के जो कपड़े थे, उस कपड़ों में से एक तरह से भाप निकल रही थी, क्योंकि जो उष्मा पाकर वो जो है एक तरह से धुआं सा उनके कपड़ों में से निकल रहा था, उसके कपड़ों में से निकल रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। तो आयरन मास्टर जो था, यानी जो इस मिल का मालिक था, वो
उसने यानी जो लोहार थे, जब वो जो पैडलर जब उस कल कारखाने में प्रवेश करता है, उस फैक्ट्री में प्रवेश करता है, तो जितने वो लोहार थे वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया, यानी आयरन मास्टर ने उन लोहारों की तरह नहीं किया। वो उसके पास उसे काफ़ी गौर से देखता है। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, यानी काफ़ी गौर से उसकी तरफ वो ध्यान देता है, देखता है। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके पास में जाता है वो चलकर, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत सावधानी पूर्वक उसे देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और बाद में उसकी जो टोपी थी, जो झुकी हुई टोपी थी, उसे अलग कर उससे बेहतर, उसे आराम से देखने के लिए वो उसको जो उसकी टोपी जो थी उसे वो अलग करता है ताकि उसे आसानी से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, और देखता है तो वो कहता है अरे तुम तो नील्स ओलोफ हो। ही सेड हाउ डू यू लुक, तुम तो कैसे दिख रहे हो, यानी तुम्हारा क्या हाल हो गया है, इस तरीके से वो बोलता है तुम्हारा हाल तो बड़ा ख़राब हो गया है, तुम अब कैसे दिख रहे हो। यानी वो उसे पहचानता, उससे वो यानी वो उसे गलत समझ लेता है, जो उसे वो नील्स ओलोफ कहकर पुकारता है, जबकि एक्चुअली वो एक पैडलर था, वो नील्स ओलोफ नहीं था। लेकिन वो उसे गलत आदमी समझ लेता है और वो उसे बुलाता है कि नील्स ओलोफ तुम तो नील्स ओलोफ हो और तुम कैसे दिख रहे हो। ये बात वो जो है आयरन मिल का जो ओनर है वो कहता है, आयरन मास्टर कहता है। अब आगे क्या होता है। The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Remso and did not even know what his name was. अब जो बैटलर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, वो एक्चुअली उस आदमी को नहीं जानता था, उस मिल के मालिक को कभी उसने ना देखा था, ना वो उसका नाम जानता था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of knoll. लेकिन उसने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे गलत आदमी समझ रहा है, अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है, तो हो सकता है कुछ क्रोनर देकर, कुछ पैसे देकर ये मेरी मदद कर सकता है। यानी ऐसा उसका लालच उसके दिमाग में आ जाता है। अब आगे क्या होता है। Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वो जो भ्रम हो गया था उस इंसान को, उस आयरन मास्टर को, उस भ्रम को वो दूर नहीं करना चाहता था। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. वो कहता है हाँ, भगवान ने मेरे साथ, मतलब मेरे भगवान जानता ही मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। ये बात कहकर वो अपनी बात को रखता है। You should not have resigned from the regiment. तो फिर वो आयरन मास्टर से कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से जो है रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। दिस वॉज द मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं उस समय सेवा में होता, इट्स नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ये कभी भी नहीं होता। वेल, चलो ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे। यानी वो उसे गलत आदमी समझ लेता है और उसी तरीके से उसे वो हैंडल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वो आयरन मास्टर था, आयरन मिल का जो मालिक था, वो उस पैडलर को अपना कोई पूर्व परिचित समझ लेता है और उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या वो आयरन मास्टर उस पैडलर को अपने घर ले जाता है या वो पैडलर उसके घर जाता है, और आयरन मास्टर कैसा उसके साथ व्यवहार करता है, क्या पैडलर को बाद में पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो इन तमाम बातों को, इन तमाम जो क्वेश्चन हैं, इनको हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उसमें हम समझेंगे कि क्या एक्चुअली होता क्या है, यानी क्या उस पैडलर को, क्या वो पैडलर पहचाना जाता है, या फिर जो है उसके साथ वो जो आयरन मास्टर है, जो उस आयरन मिल का मालिक है, वो कैसा व्यवहार करता है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.